न्यूक्लियर हथियार हमारे लिए हमेशा से ही काफी ज्यादा डरावने रहे हैं, क्योंकि पिछले 100 सालों में इन्होंने बहुत भारी मात्रा में तबाही मचाई है और विश्व युद्ध में भी इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, जिसका जापान जैसे देशों पर काफी ज्यादा असर हुआ था। यह हमले दो देशों के बीच नोक झोंक की वजह से किए गए थे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हम इंसानों द्वारा अपने आप को बचाने के लिए भी किया जा सकता है? और आने वाले समय में नासा के वैज्ञानिक यह मानते हैं कि हमें ऐसा करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी एस्टेरॉइड हमारी तरफ बढ़कर आ सकता है और उसे रोकने के लिए हमारे पास अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। और अंत में उस एस्टेरॉइड को रोकने का जो तरीका बचेगा वह होगा अंतरिक्ष में एक न्यूक्लियर बम फोड़ने का। अब पृथ्वी पर न्यूक्लियर बम फोड़ने से तो काफी ज्यादा तबाही होती है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा करने से क्या होगा यह आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा। अब जैसा कि हमने बताया कि इसे एस्टेरॉइड को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए आइए इसे किसी ऐसे ही एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा पत्थर हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और नासा को उसके बारे में पता चल चुका है, और इसलिए नासा कुछ एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजता है ताकि वह उस एस्टेरॉइड की दिशा और डायरेक्शन को बिल्कुल सटीकता से नापते हुए उस पर न्यूक्लियर बम फेंकने की तैयारी करें। अब आपने कई जगह या मूवीज में या फिर पुरानी तस्वीरों में बम फटने की प्रक्रिया को देखा होगा, जिसमें एक मशरूम क्लाउड बनता है, यानी एक मशरूम के जैसा बादल। ऐसा हवा के अलग अलग प्रेशर की वजह से हो पाता है। न्यूक्लियर बम्स में सबसे ज्यादा खतरनाक उनका धमाका नहीं, बल्कि धमाके से निकलने वाली रेडिएशन होती है, जो कई सालों तक जीवित रहती है, और उसे पूरी तरह से अंत करने का कोई भी तरीका अभी तक इंसानों के पास नहीं है। अमेरिका ने 1945 में जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराए थे, लेकिन आज भी जापान को उसका इफेक्ट झेलना पड़ रहा है। अगर आप जापान के मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहां आज भी ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो रेडिएशन के असर की वजह से दिव्यांग पैदा होते हैं, और उनमें पहले से ही ऐसी ऐसी बीमारियां मौजूद होती हैं जिन्हें कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। खैर, ये तो बात हुई पृथ्वी की, लेकिन अंतरिक्ष में बम फटने पर कुछ अलग ही तरह का नजारा होगा और उसका इफेक्ट भी पूरी तरह से अलग होगा। जब पृथ्वी पर कोई भी बम फटता है तो उससे निकलने वाली रेडिएशन पृथ्वी पर मौजूद हवा के कांटेक्ट में आती है, जिसकी वजह से हवा बहुत तेजी से फैलने लगती है। अब आपके मन में शायद यह सवाल उठ रहा होगा कि यह हवा आखिर फैलती क्यों है? तो इसका उत्तर है क्योंकि रेडिएशन का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और जब भी कोई बहुत ज्यादा तापमान वाली चीज हवा के कांटेक्ट में आती है तो हवा बहुत तेजी से फैल जाती है। आपने कई बार सुना या शायद देखा भी होगा कि धूप में किसी वाहन को खड़ा रखने से उसके पहिए की हवा निकल जाती है, और कई बार तो वह ब्लास्ट तक भी हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि तापमान बढ़ने की वजह से टायर के अंदर मौजूद हवा फैल जाती है, और फैलने के लिए उसको ज्यादा एरिया नहीं मिलता, इसलिए वह टायर पर ही फोर्स लगाने लगती है और अंत में उसे ब्लास्ट कर देती है। कुछ ऐसा ही रियल बम फटने पर भी होता है। अब क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं है, इसलिए हमें ऐसा कोई भी नजारा वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पर तो अगर न्यूक्लियर बम फटेगा तो एक बहुत सटीक गोला हमें दिखाई देगा, जो पूरी तरह से आग और रेडिएशन से बना होगा। अब क्योंकि अंतरिक्ष में साउंड भी ट्रैवल नहीं करती, तो हमें उस धमाके की आवाज भी नहीं आएगी। दरअसल अंतरिक्ष में पार्टिकल बहुत दूर दूर मौजूद होते हैं, और आवाज को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में ज्यादा मात्रा में पार्टिकल्स की जरूरत होती है। इसलिए अंतरिक्ष में हमें किसी भी तरह की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती, फिर चाहे कितना भी बड़ा धमाका क्यों ना हो जाए। अंतरिक्ष में एक न्यूक्लियर बम फोड़ने की वजह से वहां पर बहुत बड़ी एरिया में इसका असर होगा, क्योंकि पृथ्वी की तरह वहां पर वायुमंडल जैसी कोई सीमा नहीं है जहां पर जाकर रेडिएशन का असर काफी ज्यादा कम हो जाए, बल्कि अंतरिक्ष तो पूरी तरह से खुला हुआ है, इसलिए वहां पर बहुत बड़ी एरिया में इसका असर होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वह पृथ्वी के थोड़ा पास होता है तो रेडिएशन का असर पृथ्वी पर भी देखने को मिलेगा, और जैसे ही न्यूक्लियर बम फटेगा उसके तुरंत बाद ही हमारी पृथ्वी पर भी रेडिएशन का असर दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि यह रेडिएशन एक्सरे और गामा रे से बनी होगी, जिनकी गति पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज होती है। हमारी पृथ्वी के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जिसमें कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल आता है तो वह बहुत तेजी से चमकने लगता है। शायद आपने अरोरा बोरियलिस का नाम तो सुना ही होगा, जो हमारी पृथ्वी के साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर देखा जाता है। दरअसल सूर्य से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो असल में चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, जिसकी वजह से हमें अरोरा बोरियलिस जैसी लाइट देखने को मिलती है। अब क्योंकि यह धमाका काफी ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए इसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स की संख्या भी काफी ज्यादा होगी। इसकी वजह से यह बहुत भारी मात्रा में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेंगे, और इससे हमें पृथ्वी पर लाइट के बहुत बड़े बड़े रिबन दिखाई देंगे, जो अरोरा की तरह खूबसूरत बिल्कुल नहीं होंगे।
या रिबन कुछ घंटों के लिए रहेंगे या फिर कुछ दिनों के लिए, यह इस बात पर निर्भर है कि बम हमारी पृथ्वी से कितनी दूर फटा है। अब हम इस बात को तो भूल ही गए कि यह बम एक एस्टेरॉयड के ऊपर फोड़ा गया है, इसलिए वह एस्टेरॉयड भी इससे काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। न्यूक्लियर बम की वजह से एस्टेरॉयड के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और यह टुकड़े पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी पर आकर गिरने लगेंगे। इसमें से ज्यादातर टुकड़े अंतरिक्ष में ही पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेंगे और कुछ तो पृथ्वी से कहीं दूर जाकर फिक्स हो जाएंगे। न्यूक्लियर बम के फटने की वजह से बहुत भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और इसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद नेविगेशन फैसिलिटीज में काफी ज्यादा दिक्कत आएंगी, यानी जीपीएस जैसी चीजें काम करना बंद कर देंगी या फिर काम करेंगी भी तो बिल्कुल गलत तरीके से। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से एक टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में बन जाएगा, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। इससे पृथ्वी पर मौजूद बिजली पर भी काफी ज्यादा असर होगा और कई एरिया की बिजली बहुत लंबे समय के लिए चली जाएगी। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि आखिर हम ये सब जानते कैसे हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर यह है क्योंकि अमेरिका एक बार अंतरिक्ष में बम ऑलरेडी ही ब्लास्ट कर चुका है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि रशिया और अमेरिका में हमेशा से ही लड़ाई चलती रहती है, तो इन दोनों के कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका को यह खबर मिली कि रशिया अंतरिक्ष में न्यूक्लियर बम फोड़ने का इंतजाम कर रहा है, ताकि आने वाले समय में अगर अमेरिका और रशिया की लड़ाई हो तो वह पूरी तरह से तैयार रह सके। इसी होड़ में आगे बढ़ने के लिए अमेरिका ने बहुत तेजी से इस प्रोजेक्ट पर काम करना चालू कर दिया और अंतरिक्ष में धमाका करने की पूरी प्लानिंग की। 9 जुलाई 1962 को अमेरिका ने थॉर नाम के एक रॉकेट में W49 नाम की एक थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड लगाई ताकि वह स्टारफिश प्राइम नाम का एक मिशन कर पाए। यह मिशन एक्सोस्फीयर से करीब 1500 किलोमीटर ऊपर किया गया था, जो हमारे वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग है। इस मिशन को करने के लिए नासा ने रॉकेट को वहां तक भेजा और फिर वापस से पृथ्वी की तरफ लाया और जब उसकी डिस्टेंस पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर रह गई तब अमेरिका ने उस बम को टेस्ट के लिए फोड़ दिया। इस धमाके में ही तकरीबन 14 लाख टन TNT के बराबर की एनर्जी निकली थी। यह करीब 1.4 मेगाटन एनर्जी थी। अब क्योंकि यह धमाका अंतरिक्ष में हुआ था इसलिए इसमें जरा सी भी आवाज नहीं हुई थी और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी एरिया में बहुत ज्यादा चमकदार ऑरोरा का निर्माण हुआ था। अमेरिकन सरकार ने जितना ज्यादा तबाही होने का अंदाज लगाया था, तबाही उससे कहीं ज्यादा हुई थी। हवाई के लोगों को रात में कई सारी चमकती हुई लाइट दिखने लगी और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके टेलीविजन सिग्नल, रेडियो सिग्नल और मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, नासा ने अपने आप को ही इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया क्योंकि जब यह बम फोड़ा गया था तो इसका असर अंतरिक्ष में मौजूद कई इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स पर भी हुआ, जिनकी संख्या 6 बताई जाती है। उनके कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए और कुछ ने तो चलना ही बंद कर दिया। अब यह बात याद रखिए कि यह 1962 की बात चल रही है, इसलिए तब हमारे पास इंटरनेट की ज्यादा सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी और 6 सैटेलाइट्स का पूरी तरह से नष्ट हो जाना काफी ज्यादा बड़ी बात थी। अगर यह न्यूक्लियर धमाका आज होता है तो यह काफी ज्यादा तबाही मचाएगा क्योंकि अब तो हमारे पास इतनी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं जितना उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। एक छोटा सा धमाका भी सैकड़ों सैटेलाइट्स को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। 2018 में निकाले गए डेटा के मुताबिक हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में करीब 5000 सैटेलाइट्स चक्कर काट रही हैं, जिनमें से करीब 1960 सैटेलाइट बिल्कुल अच्छे से काम करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अब न्यूक्लियर धमाका अंतरिक्ष में होता है तो इससे पूरी पृथ्वी के इंटरनेट पर भी दिक्कत आ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरनेट सैटेलाइट्स आमतौर पर एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इसलिए अगर एक मेन सैटेलाइट पर जरा सा भी असर हुआ तो बाकी छोटी छोटी सैटेलाइट भी उसकी वजह से इफेक्ट होंगी, जिससे पूरी दुनिया का इंटरनेट और रेडियो सिस्टम रुक सकता है। अब हम आम लोगों के लिए इंटरनेट ना होना बड़ी बात तो जरूर है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं जितना कि बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज और कंपनीज के लिए है। आज ज्यादा से ज्यादा कंपनीज इंटरनेट के दम पर ही टिकी हुई हैं, इसलिए अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो उनकी सर्विसेज पर काफी ज्यादा असर आएगा। प्रॉब्लम की बात तो यह है कि इन सैटेलाइट्स को रिपेयर करने में बहुत लंबा समय लगता है। इतनी बड़ी इंटरनेट के नेटवर्क को बनाने में काफी सालों का समय लगा है और वापस से उस सिस्टम को बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 1 हफ्ते का समय तो जरूर लगेगा। अब जैसे एस्टेरॉयड को हम तोड़ने चले थे, वह अगर टूट भी जाएगा तो उसके बहुत बड़े बड़े हिस्से बचे रह जाएंगे और अगर वह हिस्से हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं तो उससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। यही कारण है कि नासा ने इस आइडिया को किसी भी एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करने से मना कर दिया था। इसके बाद नासा ने एक नई तरह के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा, जिससे लेजर की मदद से एस्टेरॉयड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके अलावा डिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी नाम की भी एक प्रक्रिया से एस्टेरॉयड को उसके रास्ते से हटाया जा सकता है, जिससे वह पृथ्वी पर गिरने से रुक जाएगा। खैर, तो ऐसा कुछ होगा अगर हम अंतरिक्ष में एक न्यूक्लियर बम फोड़ने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है
कि हमारे जीवन में कभी स्पेस वॉर देखने को मिलेगी या नहीं। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।